हेलो मेरे बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ कारण था जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब आपकी वीडियो रेगुलर आएंगी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, डोपिंग एंड टाइप ऑफ सॉलिड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं बट आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और कमेंट नहीं करते। देखिए, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, मालूम तो पड़े कि अपनी वीडियो का क्या स्कोप है ना। तो आशा करता हूँ कि आज के बाद आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहला टॉपिक है हमारा रेडियस रेशियो। देखिए, रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो वो खुद ही कह रहा है कि रेशियो है ना, रेशियो वो खुद कह रहा है कि रेशियो। अब किस चीज़ का रेशियो ये हमको देखने का। तो इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, यानी कि एनाइन की रेडियस और कैटाइन की रेडियस। तो कैटाइन और एनाइन की रेडियस का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम रेडियस रेशियो कहेंगे। तो कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है, तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कैटाइन की रेडियस कितनी है और एनाइन की रेडियस कितनी है। कैटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस, इन दोनों का जो रेशियो आता है उसे हम रेडियस रेशियो कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर आर। पहला जो कैपिटल आर है वो डिनोट करेगा रेडियस को, दूसरा जो स्मॉल आर है वो डिनोट करेगा रेशियो को। तो रेडियस रेशियो, क्लियर। और फॉर्मूला बनता है आर आर बराबर आर पॉजिटिव आयन अपॉन आर नेगेटिव आयन। आर पॉजिटिव आयन का मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटाइन और आर नेगेटिव आयन का मतलब होता है रेडियस ऑफ एनाइन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि यदि हमें किसी आयनिक क्रिस्टल का रेडियस रेशियो हमको मालूम है तो हम रेडियस रेशियो का उपयोग करके हम उस क्रिस्टल के बारे में क्या पता कर सकते हैं। तो रेडियस रेशियो डिटरमाइन द जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। यदि आपको क्रिस्टल का रेडियस रेशियो मालूम है तो हम उस क्रिस्टल की जो जियोमेट्री होती है उस जियोमेट्री को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड आता है रेडियस रेशियो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल। यदि हमें किसी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो मालूम है तो हम उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है,
उस टेबल में आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, है ना। पहला कॉलम है आपका वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो, दूसरा कॉलम है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा कॉलम है आपका जियोमेट्री और चौथा कॉलम है आपका एग्जाम्पल। तो बात करें, यदि आपका जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का जो रेडियस रेशियो है उसका जो रेंज है 0.155 0.155 से लेकर 0.225, यदि इस रेंज में आता है रेडियस रेशियो, अगर इस रेंज में आता है तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 3 रहेगा, जो ज्योमेट्री है वो आपकी ट्राइगोनल रहेगी, और जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो कई सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको B2O3 ही याद रखना है। ये तो यहाँ पर एक केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है कि B2O3, बट जो ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है ना, तो यहाँ पर रेडियस रेशियो का जो रेंज रहेगा 0.155 से लेकर 0.225 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, तो यदि आपका रेडियस रेशियो का रेंज 0.225 से लेकर 0.414 तक है, तो इस रेंज में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो आपका 4 रहेगा, जो ज्योमेट्री रहेगी वो आपकी टेट्राहेड्रल रहेगी। एक एग्जाम्पल दे दिया गया है आपको, ZnS जिंक सल्फाइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपका रेडियस रेशियो का रेंज 0.414 से लेकर 0.732 तक है, तो इस रेंज में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो है आपका 6, एंड जो जियोमेट्री रहेगी वो है आपकी ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल दे दिया गया है आपको सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। यदि आपका रेडियस रेशियो का रेंज 0.732 से लेकर 1.00 है, तो इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 रहेगा। ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। ज्योमेट्री आपकी क्यूबिक रहेगी, BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ये क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल आपको एक दे दिया गया है CsCl, यानी कि सीजियम क्लोराइड। तो आई होप समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, या IIT प्रिपरेशन करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए, या NDA वगैरह किसी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? इन आयनिक क्रिस्टल, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिट चार्ज आयन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर कोई आयन है, वो अपने चारों तरफ से जितने अपोजिट चार्जिंग आयन से सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये आपका पॉजिटिव आयन है। अब इसके चारों तरफ
जो नेगेटिव आयन हैं वो इसको चारों तरफ से घेर कर रखे हैं। अब आप काउंट करिए कि इस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ कितने नेगेटिव आयन हैं। बिल्कुल राइट, इसके चारों तरफ नेगेटिव आयन हैं 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 5। बात समझ में आ रही? किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर कोई आयन अपनी चारों ओर से जितने अपोजिट, ये बात ध्यान रखनी है आपको, अपोजिट, जितने अपोजिट आयनों से सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है, उस संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है आपको सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम आयन होते हैं, सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम आयन होते हैं वो अपने चारों तरफ से 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड रहते हैं। मतलब 6 क्लोराइड आयन, इसके चारों ओर 6 क्लोराइड आयन होंगे, है ना। चारों तरफ इसके 6 क्लोराइड आयन इसको घेर कर रखते हैं। तो मैंने भी कहा था कि किसी भी आयन को जितने अपोजिट आयन सराउंडेड करके रखते हैं, घेर कर रखते हैं, है ना, उस संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन सराउंडेड हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 6 है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। चलिए, ये आपके सामने एक टेबल दी हुई है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका रॉक साल्ट। पहला एग्जाम्पल है आपका रॉक साल्ट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaCl। सभी लोग जानते हैं कि NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ पर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मतलब यह है कि सोडियम के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन है, क्योंकि इसका सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और क्लोरीन के चारों ओर भी 6 सोडियम आयन हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतने ही अपोजिट आयन उसको घेर कर रखते हैं। चलिए, सेकंड बात करते हैं सीजियम क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaCl। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो सीजियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 8 और क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी है 8। तो मतलब ये हुआ कि सीजियम के चारों ओर 8 क्लोराइड आयन हैं और क्लोराइड के भी चारों ओर 8 सीजियम आयन हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चल, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक ब्लेंडी। जिंक ब्लेंडी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जिंक ZnS, जिसका नाम होता है जिंक सल्फाइड। यहाँ पर जो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है आपका 4 और जो सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी है आपका 4। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिंक के चारों ओर 4 सल्फर आयन उसको सराउंडेड कर रहे हैं और सल्फर के भी चारों ओर 4 जिंक आयन सल्फर को सराउंडेड कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaF2, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम फ्लोराइड। अब यहाँ गौर फरमाएं कि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो यहाँ दोनों का कोऑर्डिनेशन डिफरेंट है। मतलब क्या है?
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की। तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मतलब इसके चारों ओर जो अपोजिट आयन हैं उनकी संख्या है 8। अब इसका अपोजिट आयन कौन है? इसका अपोजिट आयन है फ्लोराइड। तो इसके चारों ओर जो फ्लोराइड की संख्या है वो है 8। और फ्लोराइड की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। मतलब ये हुआ कि फ्लोराइड के चारों ओर इसके जो अपोजिट आयन हैं उसकी संख्या है 4। अब फ्लोराइड का जो अपोजिट आयन है वो कौन है? कैल्शियम। तो फ्लोराइड के चारों ओर जो कैल्शियम की संख्या है वो है आपकी 4। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी फ्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2O सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। तो बात करें सोडियम की, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यानी कि सोडियम के चारों ओर इसके जो अपोजिट आयन हैं उनकी संख्या है 4 और इसके अपोजिट आयन कौन है? ऑक्साइड। तो इसके चारों ओर जो ऑक्साइड की संख्या है वो है 4। ओके। इसी प्रकार यदि ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, यानी कि ऑक्साइड के चारों ओर जो अपोजिट आयन की संख्या है वो है 8 और ऑक्साइड का जो अपोजिट आयन है वो कौन है? सोडियम। तो इसके चारों ओर जो सोडियम की संख्या सोडियम आयन की संख्या है वो है 8। आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि SCC, BCC और FCC। एक्चुअली में जो SCC, BCC और जो FCC है बेटा ये यूनिट सेल होती हैं। कौन होती हैं ये होती हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल के लिए हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। फिलहाल हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि किस प्रकार की सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है बेटा। चलिए तो SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो होता है 6। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है बेटा 8। और थर्ड आता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 12। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि SCC सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। BCC सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 और FCC सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। अब ये यूनिट सेल क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए तो आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं, रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है बेटा उसका नाम है डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे डोपिंग क्या है। द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन अ सॉलिड क्रिस्टल इज नोन एज डोपिंग। mixing of impurities in solid क्रिस्टल, किसी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज मिलाना डोपिंग कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम डोपिंग करते क्यों हैं, इम्प्योरिटीज मिलाते क्यों हैं? अरे भैया यदि कोई क्रिस्टल प्योर है तो उसको प्योर बना रहने दो, क्या दिक्कत है भाई? उसमें इम्प्योरिटीज क्यों मिला रहे हो?
इम्प्योरिटीज मिलाकर उसे इम्प्योर क्यों कर रहे हो? आखिर इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है? क्यों हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं? इम्प्योरिटीज मिलाने से आखिर होगा क्या? तो देखिए, ड्यू टू डॉपिंग के द्वारा द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम सेमीकंडक्टर के अंदर डॉपिंग करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैटायन वैकेंसी कैन बी इंक्रीज बाय डॉपिंग। जब किसी सेमीकंडक्टर के अंदर डॉपिंग की प्रोसेस की जाती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या या कैटायन वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ डॉपिंग सेमीकंडक्टर आर टू टाइप। डॉपिंग के आधार पर सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आता है बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि ये जो हम डॉपिंग पढ़ रहे हैं ये डॉपिंग केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा जाता है प्लस आपका फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। तो यदि आप इस टॉपिक को यहाँ क्लियर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फिजिक्स में भी क्लियर हो जाएगा। तो कह सकते हैं बाई वन गेट टू। ओके बेटा, चल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, केमिस्ट्री के अंदर जो पीरियोडिक टेबल है तो आप जानते हैं कि उस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप कैसे कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम ग्रुप कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप है बेटा। तो 18 ग्रुप में जो 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप कौन सा है? नाइट्रोजन फैमिली का। ठीक है। तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, that its 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, जो कि केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं विद सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ। सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर हैं, तो ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और इस प्रोसेस के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। तो मतलब ये हुआ कि जो 15 ग्रुप एलिमेंट हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी आखिरी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी जो आउटर ऑर्बिटल होती है उस आउटर ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ। बचा हुआ एक फ्री इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is responsible in n type of semiconductor for carrying electricity। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा ये n टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये पांचों इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बना लेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैरी नहीं हो पाएगी। सो द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट मेक अ केमिकल बॉन्ड विद द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा या फ्री which is responsible to flow the electricity in n type of semiconductor। सॉरी, चलिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर,
पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। व्हेन 13 ग्रुप एलिमेंट, तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। तो इन 18 ग्रुप में से जो 13 नंबर का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आर मिक्स, इनको मिक्स किया जाता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के साथ। देन इट्स 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो ये जो 13 ग्रुप एलिमेंट है बेटा, इनकी आखिरी ऑर्बिट में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है। ओनली 3 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर ऑर्बिटल ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। So these 3 electrons are make a chemical bond with the silicon and germanium. Okay, so अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है नहीं है, तो यहाँ वन पॉजिटिव होल इज फॉर्म। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होल बन जाता है ना, विच इज रेस्पॉन्सिबल इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता, यहाँ होल रहता है। ठीक है बेटा, देखिए ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है। सिलिकॉन आप देख सकते हैं, और इसके साथ जो एंटीमनी है वो मिक्स किया गया। तो एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी का 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखिए एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं सिलिकॉन के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है वो रेस्पॉन्सिबल है एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। राइट साइड में देखें तो यहाँ पर हमने सिलिकॉन के साथ बोरॉन को मिलाया। बोरॉन 13 ग्रुप एलिमेंट है, जिसके आखिरी ऑर्बिट में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। सो मैंने कहा था कि यहाँ पर एक होल बन जाता है, और ये होल रेस्पॉन्सिबल रहता है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। क्लियर? चल, चौथा टॉपिक हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर आर दो सबस्टेंस which can easily allow the flow of electricity। कंडक्टर वे सबस्टेंस होते हैं जो कि ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। इन मेटेलिक कंडक्टर, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनके अंदर करंट इज पास बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वाइल जबकि इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर करंट इज पास बाय फ्री आयन। तो देखिए ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा तो वहाँ फ्री आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और यदि मेटेलिक कंडक्टर होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है बेटा। बेस्ट कंडक्टर, कोई कंडक्टर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है तो इसकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, आयरन। आपने देखा होगा कि सिल्वर, कॉपर और आयरन इन मेटल के वायर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। चल,
नेक्स्ट आता है बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। तो ये खुद ही कह रहा है बैड कंडक्टर कि भैया मैं बैड कंडक्टर हूँ। द सॉलिड विच आर अनेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होते हैं, जो बैड कंडक्टर होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। एग्जाम्पल है बेटा प्लास्टिक, रबड़, फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर, ईटीसी। इसके बाद आप जानते हैं पेपर है, ग्लास। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। द सॉलिड विच परमिट लेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू कंडक्टर while high than insulator are also known as the semiconductor। ऐसे सॉलिड जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंडक्टर की तुलना में कम होता है, कंडक्टर की तुलना में कम होता है, जबकि इंसुलेटर की तुलना में अधिक होता है, तब इस प्रकार के सॉलिड सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर? सेमीकंडक्टर आर दोज सब्सटेंस which are lie between conductor and insulator। सेमीकंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं जिनको हमने कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में रखा है। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टिविटी होती है, उसकी वैल्यू 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। चल, फोर्थ अपना आता है सुपर कंडक्टर। उसके नाम के आगे ही लगाए बेटा सुपर, मतलब कंडक्टर तो है, कौन सा कंडक्टर है? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस इन विच रेजिस्टेंस विल बी जीरो। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस विल बी जीरो। सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है, क्योंकि अगर सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो इसका जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टिविटी है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका जीरो है। क्या बेटा? जीरो। द फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय कैमर्लिंग ऑन। सुपर कंडक्टिविटी की जो डिस्कवरी है बेटा, वो डिस्कवरी की गई थी कैमर्लिंग ऑन के द्वारा। दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। आई होप कि आप ध्यान रखेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं। चल, मोस्ट ऑफ द मेटल बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर एट 0 to 5 डिग्री केल्विन। यस, मोस्टली जो मेटल होती हैं वो 0 से 5 डिग्री केल्विन पर एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो दिस इज द सेकंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि हम बात करें मरकरी, तो मरकरी बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर एट अ 4 डिग्री केल्विन। जो मरकरी होती है
वो 4 डिग्री केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक बेटा, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। Those substances which are attracted in the external magnetic field, वे सबस्टेंस जिनको यदि हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तब ये अट्रैक्शन शो करते हैं और इन्हें हम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। इन दिस टाइप सबस्टेंस, इस प्रकार के सबस्टेंस में एटम या मॉलिक्यूल हैव सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है, सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के अंदर कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉपराइन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकंड हम बात करते हैं डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए। तो दो सबस्टेंस विच आर रिपल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वे सबस्टेंस जिनको यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराते हैं तब ये रिपल्सन शो करते हैं। इन्हें हम डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। रिपल्सन शो करते हैं क्योंकि द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ दिस सबस्टेंस है पेयर इलेक्ट्रॉन ओनली। इनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में नहीं है। ध्यान रखिए, किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी इस कंडीशन में वो अट्रैक्शन शो करेगा, अदरवाइज वो अट्रैक्शन शो ना करते हुए रिपल्सन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, सोडियम क्लोराइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। थर्ड आता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। दो सबस्टेंस विच आर अट्रैक्टेड मोस्ट ईजिली। देखिए, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस भी अट्रैक्शन शो कर रहे थे और पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस भी अट्रैक्शन शो कर रहे थे। तो दोनों ही अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो इनमें फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस अट्रैक्शन शो करते हैं ईजिली, बहुत ही आसानी से ये अट्रैक्शन शो करते हैं, या मैं कहूँ फास्टली शो करते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है? तो दिस सबस्टेंस कंसिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस थे उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है इज मैक्सिमम कंपेयर देन द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। ओके, दिस सबस्टेंस आल्सो शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देते हैं फिर भी इस कंडीशन में ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल आयरन,
कोबाल्ट, निकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, those substances in which magnetic moment will be zero। ऐसे सबस्टेंस जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है उन्हें हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। इन दिस सबस्टेंस मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी जीरो बिकॉज in such compound orientation of electron are opposite direction। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है कंपाउंड के अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। इन फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस स्पाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अनइक्वल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का स्पाइन है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। बट दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, लेकिन ये मैग्नेटिक मूवमेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट। तो देखिए आज हमने 4 टॉपिक पे डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा रेडियस रेशियो, उसके बाद हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर हमने देखा डॉपिंग, और लास्ट में आके हमने देखा टाइप ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको समझ में आया। अब आप इस वीडियो को देखें, दोबारा से इसको रिपीट करें, अपने नोट्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।